नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। एक सीरीज हम लोग शुरू करने वाले हैं साइंस का, जिसमें आपको साइंस के अंदर आने वाले 3 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, उन सभी के आपको एमसीक्यूज लगातार देखने को मिलेंगे। ये किस लिए? तो अभी आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, साथ ही व्यापम के ऐसे सभी एग्जाम जिसमें आप सभी लोगों को साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिकली एक क्वेश्चन तो रहता ही है, अगर उसने सामान्य अध्ययन लिखा है तो एक क्वेश्चन तो रहता ही है। अगर अलग से पूछ दिया है कि साइंस अगर आने वाला है तो वहाँ पर बल्क में आता है क्वेश्चन, तो सभी के लिए काम आने वाला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम सीरीज लेकर आएंगे, जिसमें आपको हर वीडियो में कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और ये लगातार आपका चलते रहेगा। अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ खुशखबरी देना चाहता हूँ। जो स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, तो जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए क्या खुशखबरी है? तो देखिए, साइंस जिन लोगों ने अपना स्पेशल सब्जेक्ट नहीं चुना था, या फिर जिन लोग पढ़े नहीं है अभी तक, 10th तक ऐसे ही पढ़ लिए कि पास होना है बस पढ़ लिए, तो उनके लिए क्या जाता है कि इस प्रकार के जो पेपर आते हैं जिसमें साइंस पूछा जा रहा है या फिर साइंस के क्वेश्चन आते हैं, तो उनसे डील नहीं कर पाते हैं, उसको डील नहीं कर पाते, बना नहीं पाते हैं, याद नहीं रह पाता। तो उनके लिए बेस्ट चीज़ क्या है? क्योंकि बाकी जो पढ़ चुके हैं उनके लिए तो थ्योरी है, थ्योरी वो पढ़ रहे हैं, थ्योरी को पढ़ेंगे और आगे पेपर भी निकालेंगे। लेकिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा है उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री और बायो, ये तीनों के हम लोग एक अलग से एक कोर्स लेकर आ रहे हैं, जिसमें केवल और केवल आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के थ्रू आपको याद कराया जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के थ्रू इन तीनों सब्जेक्ट को आपको याद कराया जाएगा। इसके पर्टिकुलर सब सब्जेक्ट के 400 क्वेश्चंस होने वाले हैं। कितने होने वाले हैं? 400 क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, और ये पूरे डिटेलिंग में रहेंगे, सभी क्लासेस जो रहेंगी पूरे डिटेल में। अगर 20 क्वेश्चन है तो 20 के बारे में आपको पूरा डिटेल बताया जाएगा, साथ ही उससे रिलेटेड और भी जो की पॉइंट्स रहेंगे वो आपको याद कराए जाएंगे। तो जिनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, जिनको थ्योरी समझ में ही नहीं आता या पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता लेकिन पढ़ना मजबूरी है, तो उस मजबूरी से दूर हटे और इसको फॉलो करे। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इनके 400 क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर से आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और ये केवल और केवल ऐसा नहीं है कि केवल 10th लेवल तक का रहेगा ना, ये बताना चाहता हूँ। कई लोग का बहुत कमेंट आता है कि क्या सर ये केवल 10th लेवल का आएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही क्वेश्चन रहते हैं? तो ये सब नहीं, यही आपके 12th लेवल को भी कवर करेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर लेवल का क्वेश्चन आ रहा है तो वहाँ भी आपका कवर हो जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं है। लेवल में फ़र्क कहाँ होता है वो मैं आपको लेक्चर जब लेते जाऊँगा तो समझा दूंगा, तो यहाँ भी काम आने वाला है। ठीक है, साथ में आपको नए पैटर्न के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो जिनसे नहीं हो पाता है थ्योरी पढ़ना वो इसको फॉलो करें। और ये जो कोर्स हम लोग लेके आ रहे हैं वो बहुत ही मिनिमम प्राइस पर है, 149 पर लेकर आया गया है। ठीक है, तो ये आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले तो सब्सक्राइब करके रखिए। दिक्कत ये है कि आप लोग सब्सक्राइब करके नहीं रखते हैं तो आपको सारी चीज़ें लेट से पता चलती हैं, तो आप लोग पीछे ही रह जाते हैं। सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ये कोर्स कहाँ मिलेगा? ये कोर्स आपको मिलेगा हमारे ऐप पर। हमारा जो योगेंद्र साहू क्लासेस का जो ऐप है वहाँ आप जाइए, आपको ये कोर्स देखने को मिलेगा और आप परचेज करके आगे अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब ये अफोर्डेबल फीस है, इसमें आप अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो सब एक खुशखबरी होगी। दूसरी क्या? तो दूसरा चीज़ ये कि अभी जितनी सारी चीज़ें यूट्यूब में चलने वाली हैं, यूट्यूब पर भी लगातार आपके लिए क्वेश्चंस मैं सुमन मैम लेकर आते रहेंगे और बाकी सभी सब्जेक्ट की भी आपको तैयारी कराते रहेंगे। देविका मैम भी कुछ क्वेश्चंस कुछ सब्जेक्ट के लेकर आएंगे, योगेंद्र सर भी आने वाले हैं। ठीक है, तो वो सब आएंगे उससे पहले। लेकिन इसके बारे में बताऊं, अब पीडीएफ मांगते हैं आप लोग कि पीडीएफ कहाँ पर अवेलेबल होगा, पीडीएफ कहाँ पर अवेलेबल होगा। तो जब सीरीज छोटी रहती है, 1 या 2 या 4 वीडियो हम लेकर आ रहे हैं, तो अफोर्ड करना हम लोग के लिए कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। बट क्या है, अभी सीरीज ये बहुत ही लंबा चलेगा, एक एक सब्जेक्ट वाइज आपको 20 से 25 वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो उनके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि 30 रुपये में कहाँ मिलेगा? ये 30 रुपये में सारे पीडीएफ आपको मिलेंगे कहाँ?
तो हमारे ऐप पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जितने भी वीडियोस डलेंगे उनका अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा, पीडीएफ एक फॉर्मेट में पूरा मिल जाएगा आपको, सब्जेक्ट वाइज, फिजिक्स का पूरा फिजिक्स में, केमिस्ट्री का पूरा केमिस्ट्री का, और बायो का पूरा बायो में। फोल्डर्स रहेंगे वहाँ पर, 30 रुपये में तीनों सब्जेक्ट के आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो जिनको भी पीडीएफ चाहिए आप वहाँ जाकर परचेस कर सकते हैं। तो ध्यान रखना कहाँ मिलने वाला है ये सारी चीज़ें, तो हमारे ऐप पर योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप इंस्टॉल करके आप परचेस कर सकते हैं। ठीक, अब इसी को लेकर आप अगर बहुत ज़्यादा कॉल करेंगे, उससे अच्छा मैं सारी चीज़ें इसी वीडियो में बता दे रहा हूँ, ताकि आपको ज़्यादा कॉल ना करना पड़े, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल अलग अलग चीज़ों को लेकर आते रहते हैं। तो मैं सारी चीज़ों को यहीं पर आपको बता दिया हूँ, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा ये। ठीक है, परचेस करने का प्रोसेस आपको मालूम है, ऑनलाइन आप पे करके इसको खरीद सकते हैं। जो इंटरेस्टेड है वो परचेस करके पढ़िए, जो इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं इंटरेस्ट दिलाना चाहूँगा कि आप दिलाइए। अगर किसी को लग रहा होगा कि सर 30 रुपये क्यों ले रहे हो, पहले तो फ्री में देते थे, तो मैंने उसके बारे में बता दिया है कि अगर बल्क में हम टेस्ट सीरीज बना रहे हैं या टेस्ट टाइप करा रहे हैं तो उसके कुछ कॉस्ट भी आते हैं, उस कॉस्ट को कवर करने के लिए ये फ्री से रखा गया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप परचेज कर सकते हैं। इवन अगर नहीं लग रहा है तो आप नॉर्मल जैसे क्लासेस पहले चल रही थी उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ मैं। ठीक, तो ये सारी बातें थी, तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। स्पेशली ये सारे कोर्स किसके लिए लाए गए हैं, तो जो जिन स्टूडेंट्स को साइंस, कई लोग ऐसे होते हैं कि साइंस बैकग्राउंड रहता है लेकिन समझ में कुछ नहीं आता है, पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन आने, थ्योरी भी पढ़ाने अब बैठो तो नहीं हम तो पहले पढ़ते थे अब हमको कुछ समझ में नहीं आता, तो वहाँ मत समझिए, जिनको नहीं समझना मत समझिए, केवल ऑब्जेक्टिव पर फोकस कीजिए। और जिनको समझना है अच्छी बात है, उनके लिए तो हमने लेक्चर रेडी करके रखा हुआ है, उसको आप पढ़ते चलिएगा। ठीक है, अब इस पर चलेंगे यहाँ पर, तो इसके लगातार क्वेश्चंस आते रहेंगे। मैं आपको बताया हूँ, जैसे कि बीच में ब्रेक हो गया था उसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन ये लगातार आएगा, इसका आपको एश्योरिटी देता हूँ। अब पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ये किसका है, तो फिजिक्स का है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों को आएंगे। अब फिजिक्स का सीरीज चल रहा है, फिजिक्स को कंप्लीट कर लेंगे। अब इसमें देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन। ठीक, ठीक है, ठीक है कि बढ़ाना है, ठीक है ना, ठीक। अब पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया क्या, अल्फा कण है, अल्फा कण है, तो अल्फा कण क्या है, तो आपको पता होना चाहिए अल्फा बीटा गामा 3 कण होते हैं। यहाँ पर अल्फा बोला गया है तो अल्फा के बारे में पढ़ेंगे। ऑप्शन में देखते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन का नाभिक होता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है, या हीलियम नाभिक होता है। तो सबसे पहले तो कण बोला है, तो ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन आपको पता है, इलेक्ट्रॉन को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन होता है ब्रो, तो इसको नहीं करना है। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन नाभिक बचा, हीलियम नाभिक बचा। ठीक, तो हाइड्रोजन और हीलियम में से ये सही आंसर होता है आपका हीलियम नाभिक। क्यों होता है सर हीलियम नाभिक, अल्फा कण क्यों होता है, तो नाभिक की बात की गई है यहाँ पर, ध्यान देखना। अगर ऑप्शन में केवल हीलियम लिखता तो वो आपका आंसर नहीं होता, नाभिक बोला इसलिए ये आंसर होगा। नाभिक क्यों आंसर होगा ये समझिएगा। अल्फा कण का क्या होता है, इसके जो अल्फा कण है उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। सेम ये किस में पाया जाता है, आपके हाइड्रोजन के नाभिक में, ये जो हीलियम के नाभिक में, ये जो हीलियम है इसके नाभिक में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 आपके प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन, इसी वजह से इसे अल्फा कण कहा जाता है। तो अल्फा कण क्या है, हीलियम नाभिक होता है, इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है, किस घटना पर आधारित है, तो इसके क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में भी किए थे। ठीक है, तो प्रकीर्णन, व्यतिकरण, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर बेस्ड है। क्या, प्रकाश तंतु, प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं जिसको। ऑप्टिकल फाइबर आप कहाँ यूज किया जाता है आजकल, संचार में किया जाता है, टेलीकम्युनिकेशन में यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ले लूँ, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है यहाँ से बहुत दूर है, बीच में पूरा समुद्री इलाका है, तो टावर, एक टावर उतनी दूर तक कैसे कवर कर पाए, तो वहाँ पर अगर किसी को, किसी भी एक सिम को या फिर किसी भी इंटरनेट कनेक्टिविटी को यहाँ से वहाँ भेजना है तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, इसी प्रकाश तंतु का, ऑप्टिकल फाइबर का, तो ये यूज आता है। और क्या किस पर बेस्ड है ये, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। पूरा डिटेल अगर आपको चाहिए तो उसके लिए लेक्चर हम बनाएंगे, उसमें आप देख सकते हैं, क्लास वाले में भी और जो जिसके बारे में मैंने अभी जिक्र किया उसके बारे में भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर 2 गुना लंबा कर दिया जाता है, उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। क्या बोला, एक तार था, मान के चलो ये एक तार था, इसकी लंबाई को खींचकर 2 गुना कर दिया गया। बोला ठीक है भाई 2 गुना कर दिए, तो 2 गुना कर देने से इसके प्रतिरोध में क्या अंतर आता है या क्या फर्क पड़ता है। 2 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, या अपरिवर्तित होता है। तो इस पर ध्यान लगाइएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है, बता देता हूँ, R = ρ L/A, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है।
इसको ध्यान में रखिएगा। अगर लंबाई 2 गुना कर दिया, पहले एल था मैं 2 गुना कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर क्या आना चाहिए मेरा 2 गुना, बट ये 2 गुना नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, कि मैं लंबाई अगर बढ़ा रहा हूँ, किसी चीज़ की लंबाई बढ़ा रहा हूँ तो उसका एरिया भी तो कम हुआ होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि वो अब खींच कर लंबा करने से उतना ही मोटा रह गया होगा, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, तो क्या होता है, ये भी तो हाफ हो जाएगा, तो ये हाफ ऊपर जाके कहाँ हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2, 2 एंड 2, 2 टाइम्स क्या हो जाएगा 4, तो 4 गुना आपका आंसर सही होता है। इसका आपको ध्यान में रखना है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। श्वेत प्रकाश मतलब सूर्य की किरणें ले लो, या फिर जो ट्यूबलाइट्स हैं, या जो भी जिस भी प्रकार के लाइट है जहां से आपके लाइट सोर्स प्राप्त होते हैं, उसमें कितने रंग होते हैं ये पूछा गया है। अब मेरा यहाँ पर आप सभी से क्वेश्चन है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों से ये क्वेश्चन है कि ये प्रकाश जो है उसको और ये किस रूप में प्राप्त होता है, किस रूप में प्राप्त होता है, या फिर प्रकाश की जो छोटे छोटे बंडल्स जो हमें प्राप्त होते हैं किस रूप में प्राप्त होता है, तो बंडल के रूप में प्राप्त होता है, मैंने बता दिया। उन बंडलों को क्या बोलते हैं आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अब कितने रंग होते हैं तो सबको पता है यार, 7 रंग होते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे विबग्योर या बैजानी हप्पी नाला, वही 7 रंग इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो प्रकाश के बंडल हैं वो किस फॉर्म में रहते हैं ये मेरे को बताइएगा, या उसको क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था, तो आपको तो पहले ये पता होना चाहिए कि चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। विद्युत धारा मतलब करंट, कोई भी ये वायर है मान के चलो, इसमें करंट जा रहा है आई, ये करंट जा रहा है, तो ये करंट क्या करता है, इस तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र को पैदा कर देता है या उत्पन्न कर देता है। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वही क्या दिखाएगा, अपना चुंबकीय प्रभाव दिखाएगा। अब इसी की खोज किसने की थी, कि कोई करंट है वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी लाता है, उसकी खोज किसने की थी, तो ओस्टेड ने की थी। किसने, ओस्टेड ने। इस बात का ध्यान में रखना। और इसी का प्रयोग, इसी रूल का प्रयोग कहां पर आप करेंगे, विद्युत चुंबक जो बनाते हैं इसी को फॉलो करके बनाते हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखना। विद्युत घंटी के बारे में पिछले लेक्चर मैंने बताया था, चुंबकीय प्रभाव पर बेस्ड होता है, वो भी इसी ओस्टेड के कारण प्राप्त हो पाया। क्यों, क्योंकि उसने विद्युत के चुंबकीय प्रभाव को बताया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, अभी मैंने बताया, अब बीच मैंने बताया इससे पहले किसका प्रयोग किया जाता है, नर्म लोहे का। तो नर्म लोहे का, यहाँ पर इस्पात भी दिया गया है, इस्पात भी लोहा ही होता है, और सभी को पता है कि लोहे को आसानी से चुंबक में बदला जा सकता है। लेकिन सबसे बेस्ट कौन होता है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको चुनना है क्या, नर्म लोहा। क्यों, क्योंकि इसकी ससेप्टेबिलिटी अच्छी होती है, ये चुंबकत्व को ग्रहण करने का इसके अंदर जो गुण है वो ज़्यादा अच्छा होता है, तो इस्पात से बेटर होता है, इसलिए नर्म लोहे के हम लोग लेते हैं। तो विद्युत चुंबक या अस्थायी चुंबक पूछा जाए कौन बनता है, तो नर्म लोहे से बनाया जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, पवन चक्की को चलाने के लिए हवा का चाल कम से कम कितना होना चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि बचपन में जो हम लोग प्रोजेक्ट बनाते थे वो तो हल्के से फूंक मारने से ही वो जो उसमें चक्की लगा रहे थे तो घूमना चालू हो जाता था। प्रोजेक्ट की बात अलग है, जो एक्चुअल में रहता है उसके लिए क्या चाहिए, 15 चाहिए, 50 चाहिए, 100 चाहिए, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चाहिए, क्या चाहिए। तो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट बोलता है वो कितना चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। तो एक नॉर्मल, इसीलिए देखना मैदानी क्षेत्रों में नहीं लगाया जाता। क्यों, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में इतनी तेजी से हवा आंधी तूफान के दिनों में, बारिश के दिनों में, मानसून के दिनों में ही चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। पहाड़ी इलाकों में ये स्पीड आपको नेचुरली मिल जाती है 15-25 तक। ठीक है, इसलिए इसको उसी एरिया में ज़्यादा लगाया जाता है, किसको, पवन चक्कियों को। जैसे कि गुजरात वाले इलाके हो गए, क्यों, क्योंकि कोस्टल एरिया से कोस्टल एरिया में चलेगा। तमिलनाडु वाले क्षेत्रों के पहाड़ी इलाके हो गए, उड़ीसा हो गया, उन क्षेत्रों में लगाया जाता है। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चाहिए होती है, इसमें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। नेत्र का रंगीन भाग कौन कौन सा होता है, रेटिना, आइरिस, पुतली, कार्निया। तो एक गाना सुना है आप लोगों ने, ब्लू आइज हिप्नोटाइज। ठीक है, तो गाना तो सब लोगों ने सुना होगा, वहां से सीधे सीधे याद रख लेना, ब्लू आइज से क्या, ब्लू आइरिस बोलना। आज से उस गाने को क्या बोलना, ब्लू आइरिस। तो ब्लू आइरिस से आपको पता रहेगा कि भाई आइरिस जो है वो कलर दिखाता है आंख का, ब्लू आइस को क्या करना, ब्लू आइरिस। तो गाना तो बहुत सुना है, तो वहां से एक चीज याद भी कर लेना, ब्लू आइरिस। ठीक है, अब ये ब्लू आइरिस ही देखना, बोलते ना कि हमारे जो पूरे पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं सबके आंखों का कलर थोड़ा ना थोड़ा डिफरेंट रहता है। जो लड़कियां होती है वो ऋतिक रोशन को पसंद करती है क्योंकि उनके
आंखें थोड़ी सी अलग कलर की हैं नॉर्मल कॉमन लोगों से। लड़के जो है ऐश्वर्या राय को पसंद करते हैं, उसकी भी आंखें कलर थोड़ी सी अलग है, ठीक है। और जो हिप्नोटाइज करने की बात की गई थी वो भी ब्लू आइज की गई थी, तो वहां से क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट है लोगों से, अन्य लोगों से डिफरेंस है उनके आंखों का जो आइरिस का कलर है वो इसलिए। तो आइरिस आपका सही आंसर होगा, इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? रियोस्टेट, तो पहले आपको रियोस्टेट या रियोस्टेट, वहां पर इंग्लिश में जब आप पढ़ोगे तो REHO करके आता है, तो रियोस्टेट या रियोस्टेट जो भी बोले उसका उद्देश्य क्या है? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रियोस्टेट क्या होता है। ये एक ना प्रतिरोध का बॉक्स होता है, मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। आप लोगों ने अगर 12th में कोई साइंस ग्रुप से होगा तो उन्होंने प्रयोगशाला में लैब में इसको देखा होगा, और इसके ऊपर आपने कुछ कुछ लैब में वर्क भी किए होंगे। तो ये ना रेजिस्टेंस का, बहुत सारे रेजिस्टेंस का ना ऐसे समूह होता है, एक बॉक्स होता है। और ये बॉक्स क्या काम आता है? तो ये ऑप्शन देख लेते हैं क्या काम आता है। धारा के परिणाम में वृद्धि, उसकी कमी, वृद्धि और कमी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो क्या होता है, जनरली इसका यूज किया जाता है कि अगर आपको किसी सर्किट में, मान के चलो ये एक सर्किट है, इसमें मेरे को करंट अब कभी ज्यादा मात्रा में चाहिए होगा, कभी कम मात्रा में चाहिए होगा, तो इसको रेगुलेट करने के लिए इस रियोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। और उसका उद्देश्य ही वही है, जिसके लिए काम, जिस काम के लिए बनाया गया है वही तो उसका क्या हो जाएगा, उद्देश्य। तो मैंने क्या बोला अभी, कभी मेरे को करंट ज्यादा चाहिए होगा, कभी कम चाहिए होगा। तो धारा के परिमाण में, ठीक है, धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी के लिए इसको बनाया गया था, तो इसका उद्देश्य भी वही हो जाएगा, धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी, ठीक है। अब इससे पहले बताना चाहूंगा कि अभी मैंने जितने भी चीजें आपको बताई थी, एक चीज मैंने बताना भूल गया कि जो कोर्स है वो किस लैंग्वेज में आपको मिलेंगे, तो सारे हिंदी में ही मिलेंगे। ऐसा नहीं कि इंग्लिश में, सारी चीज़ें आपको हिंदी में अवेलेबल करा दी जाएंगी, लेकिन जो कुछ टर्मिनोलॉजी होती हैं तो इंग्लिश मीडियम वालों को भी दिक्कत नहीं आएगा। जैसे परिपथ लिखा है तो मैं बताऊंगा ही, ये सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट की बात कर रहे हैं, तो उदासीन मतलब मैं बताऊंगा ही कि न्यूट्रल की बात कर रहे हैं। तो टर्मिनोलॉजी आपको इंग्लिश में मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि कोई इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट उसको नहीं पढ़ पाएगा, बहुत ही आसान तरीके से वो पढ़ पाएंगे, तो इसको ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को डील करते हैं। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, उदासीन तार का रंग क्या होता है ये बताना है। तो देखो घरेलू विद्युत परिपथ बोला मतलब नॉर्मल हाउस। अब देखो 3 तरीके के तार को आप पहले याद रखना, RYB, ये आपकी लाइव वायर होते हैं, लाइव वायर बोलूं या फिर क्या बोलना चाहिए कि इसमें करंट्स आते हैं। तो लाल, पीला और नीला, लाल, पीला और नीला, उसको ध्यान में रख लेना, वो क्या होते हैं आपके सारे के सारे लाइव वायर्स होते हैं। अब उदासीन तार की बात की गई है तो ये आपका होता है बी से ब्लैक। अब यहाँ ये बी को मत करना, इसलिए हिंदी में याद रखना है, एक काला, जो काले कलर का होता है क्या होता है, उदासीन होता है। काले को छोड़कर लाल, पीला, हरा जो दिया है, हरा दे दिया है, हरा आपका ना वो होता है जो ग्राउंड हम लोग करते हैं ना, अर्थिंग, जो अर्थिंग वायर होता है वो ग्रीन कलर का होता है, इसको अर्थिंग से याद रखना, ठीक है। अर्थिंग ग्रीन हो गया। उदासीन तार बोला था मतलब न्यूट्रल, न्यूट्रल क्या होता है, ब्लैक होता है, तो आपका सही आंसर ये होगा। पीला और लाल की बात किया था, ये किस में आ जाते हैं, तो ये आपके फेज वायर में आ जाते हैं, फेज वायर बोला जाएगा, ठीक है, या लाइव वायर बोला जाएगा, तो उसको ध्यान रखना। तो न्यूट्रल वायर क्या है, काली कलर का होता है। अब घर में कभी देखेंगे तो बेसिकली जो शुरुआती तौर पर जिन लोग शुरुआत करते रहते हैं वायरिंग सीखने का, तो वो लोग इस प्रकार के वायरों का यूज़ करते हैं। लेकिन जो एकदम मास्टर हो गया वो क्या है, वायर ही तो चाहिए, एक आने के लिए एक जाने के लिए, न्यूट्रन रिटर्न का ही काम करता है, तो जाने के लिए चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि घर में अगर आपके लाल और पीला दो कलर के वायर दिख रहे हैं तो दोनों लाइव ही हैं, एक ही लाइव होगा, दूसरे से रिटर्न भेज रहे होंगे, जानकारी आपको नहीं हो पाएगी, इसलिए काला कलर को डिनोट करके रखा जाता है। जो एक्सपर्ट होगा उस चीज़ में वो क्या कर लिया होगा कि लाल और पीला दोनों को यूज़ कर लिया होगा। अब वो उसको जानकारी है, आपको जानकारी नहीं है, तो आप उसके छेड़खानी ना कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो दिक्कतें आ जाएंगी। तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि जो एक्सपर्ट होते हैं वो किसी भी कलर के वायर का यूज़ कर लेते हैं, जो कि लेकिन जो बेसिकली सीखने की चीज़ें वो ब्लैक, रेड, वाइट, रेड, येलो, ब्लू, इन सभी से शुरू की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह किस पर की जाती है? 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा, 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा, 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। तो देखिए पहले तो दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा होता क्या है ये समझ लिए। दिष्ट धारा मतलब डीसी, डायरेक्ट करंट, प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, जो साइनोसॉइडल वेव फॉर्म रहता है ये क्या है आपका एसी को बताता है। और ये क्या है, ये डायरेक्ट ऐसे जाएगा, कांस्टेंट रहता है।
तो जो 12 वोल्ट तो हो ही नहीं सकता भाई, ये बैटरियों में यूज होता है। बैटरियों में कौन सा यूज होता है, तो 12 वोल्ट दिष्ट धारा, न कि प्रत्यावर्ती। तो बैटरियों के बारे में पूछता तो मैं क्या लेता, 12 वोल्ट को लेता, ठीक है। बट अभी मुझे किसके बारे में पूछा गया, घरों में पूछा गया। घरों में क्या होता है, 220 वोल्ट का यूज होता है। 220 वोल्ट क्या, डीसी की एसी, तो वहां होता है एसी प्रत्यावर्ती धारा 220, और यहां भी था, यहां भी था। लेकिन यहाँ क्या दिष्ट है, मतलब डीसी डायरेक्ट करंट की बात करिए, अल्टरनेटिंग करंट, एसी की बात करें तो एसी आता है हमारे घरों में, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीसी करंट ज्यादा हार्मफुल है या एसी, तो डीसी हार्मफुल ज्यादा होता है, इसका ध्यान में रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। विद्युत शक्ति को कौन निरूपित नहीं करता, तो पहले तो आपको विद्युत शक्ति मतलब इलेक्ट्रिक पावर, पावर बोले इलेक्ट्रिक पावर बोले एक ही चीज है। तो P से डिनोट करते हैं, इसको कौन डिनोट करता है, पावर। पावर इक्वल टू क्या होता है, अगर इलेक्ट्रिक टर्म में बोलूं तो मैं वोल्टेज इंटू करंट, ये पावर होता है, ठीक है। तो ये तो आ गया भाई, ये तो करता है, लेकिन मुझे क्या बोला, नहीं पूछा, मतलब ये होता है, मतलब और बाकी जो दो ऑप्शन है उसमें से भी कोई ना कोई करता होगा। V बराबर मेरे को ओम्स के नियम के अनुसार I इंटू आर पता है, तो मैं V की वैल्यू अगर आई आर रखूँ, आई आर इंटू आई, तो ये आई स्क्वायर नहीं हो जाएगा, 2 बार आई है तो 1 और 1 2, और ये आर, तो आई स्क्वायर आर भी हो जाएगा। अब एक आई आर स्क्वायर दिया भाई, तो आई स्क्वायर आर हुआ, ये नहीं होता है, ठीक है। और ये वी स्क्वायर आई आर नहीं है, ये वी स्क्वायर अपॉन आर है ना, यहाँ पर ये आई डल गया है, लेकिन ये है, तो आप समझ लीजिएगा। तो ये भी होता है, ये कैसे होता है मैं भी बता देता हूँ। सेम वी आई से लेंगे, यहाँ पर v की वैल्यू ये होती है, तो मैं v को v रहने देता हूँ, i को चेंज कर दूंगा, i चेंज करूंगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर से v बाई आर, तो यहाँ पर मैं रख दूंगा v बाई आर रखूंगा तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई आर, तो v स्क्वायर बाई आर आपका ये भी सही होता है। तो होता कौन सा नहीं है, तो आई आर स्क्वायर, इस बात का ध्यान में रखना। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कभी कभी इनकी यूनिट्स पूछ दी जाती है कि भाई इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या होती है, इसकी सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, ठीक है। तो जिनको पता होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, विद्युत शक्ति की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है। फिर 13वां क्वेश्चन, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है। प्रकीर्णन पता होना चाहिए, अधिक प्रकीर्णन। अब ये जैसे चीजें हैं, टर्मिनोलॉजी, प्रकीर्णन, ये अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक्स होते हैं, उनको समझाने के लिए 15 से 20 मिनट का समय लगता है कि हाँ ये इस तरीके की चीजें होती है। तो जिनको थ्योरी नहीं समझ में आता ना, उनको 15 मिनट 20 मिनट बैठा भी दो, आप 4 बार भी बता दो तो नहीं समझ में आता है। समझने के लिए आदमी चीजें सीखने के लिए बहुत सारी चीजें सीख सकता है, लेकिन आप उस दौर में नहीं हो कि आपको एक एक चीज के लिए आप एक एक दिन 2-2 दिन दो। अगर वैसा देना है, आप बेसिक से शुरू कर रहे हो, तो आप जो थ्योरी वाले लेक्चर्स हैं वो देखिएगा। लेकिन आप जो एकदम एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए एकदम बेसिकली नॉर्मल कॉन्सेप्ट के साथ में हमने ऑब्जेक्टिव कोर्स को लॉन्च किया। तो उसका लॉन्च करने का मेन मोटो यही था कि इन चीज़ों को समझाने के लिए जो समय लगता है वो आपका बचे और डायरेक्ट आप क्वेश्चन याद कर पाए, समझ पाए, ठीक है। प्रकीर्णन नॉर्मल क्या होता है, जैसे प्रकाश है, प्रकाश ये घूम रहा है, प्रकाश तो कहीं भी जा सकता है ना, ऐसे सीधा गति करता है। अब ये किसी चीज़ से टकराता है, किसी छोटे छोटे कणों से अगर टकरा गया, धूल के कण तो बहुत बारीक होता है, किसी को दिखता नहीं है, तो इनसे जब ये टकराता है तो ये कुछ रंगों को अवशोषित करते हैं और उन्हें ही फिर क्या बोलते हैं कि विक्षेपित कर देते हैं, एक फैलाने लगते हैं, प्रसारित कर देते हैं। तो वही प्रकीर्णन की घटना कहलाती है। अब वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है, अधिक प्रकीर्णित होता है, तो कौन सा होता है, तो आप देखोगे जब सर उठाकर तो कौन से कलर का दिखाई देता है हमें, आसमान नीला। तो वायुमंडल ही तो है, आकाश और आपके बीच में, अंतरिक्ष और आपके बीच में क्या है, वायुमंडल। तो वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सा रंग, नीला रंग, तो इसका ध्यान में रखना। तो वायुमंडल में सबसे अधिक किसका प्रकीर्णन होता है, तो नीले रंग का प्रकीर्णन होता है। क्या होता है मैंने बता दिया, लाइट छोटे छोटे जो कण होते हैं उनको पर पड़ता है, वो उस रंग को अवशोषित करते हैं और इसी को ही फिर प्रकाशित करते हैं, इसलिए नीला दिखाई देता है। अगर लाल रंग को वो अवशोषित करके प्रकाशित करते तो लाल दिखाई देता। क्वेश्चन नंबर 14, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, कौन सी घटना को प्रदर्शित करता है, प्रकाश का अपवर्तन, विक्षेपण, प्रकीर्णन या परावर्तन। तो ये भी प्रकीर्णन है। टिंडल प्रभाव कुछ नहीं होता है, कोलाइड विलयन। कोलाइड क्या होता है, तो नॉर्मल जो आप लोग कफ सिरप लेते हो ना, वो भी एक कोलाइड का फॉर्म है। तो उस प्रकार के विलयनों में जब प्रकाश को गुजारा जाता है ना, तो कलर को मतलब प्रकाश की डायरेक्शन को बताता है। क्यों, क्योंकि उसमें भी छोटे छोटे कण है, तो टकरा के इधर से उधर मूव करेगा, और इधर से उधर मूव करने से क्या होगा, उसमें डायरेक्शन दिखेगा। जैसे ये मान के चलो यहाँ कोलाइड विलयन मैंने भर के रखा हुआ है, प्रकाश डाला, ये इधर आया इधर आया इधर आया इधर आया, इस तरीके से इधर उधर जाता है, तो वो दिखता है, वो शो करता है। तो उसी
को क्या बोला गया, टिंडल प्रभाव, क्योंकि सबसे पहले टिंडल नामक वैज्ञानिक ने खोजा तो टिंडल प्रभाव नाम दे दिया। लेकिन घटना कौन सी थी, तो प्रकाश का प्रकीर्णन की घटना थी। ठीक है, अब इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है। अब दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र दो प्रकार के सूत्र होते हैं। आपको दर्पण पूछा गया है, कंफ्यूजन नहीं होना है। दर्पण पूछा गया है तो दर्पण में पॉजिटिव वाला आंसर होता है। पॉजिटिव वाला क्या आंसर होगा, ठीक है। अब पॉजिटिव तो ये भी दिख रहा है सर, ये भी दिख रहा है सर, ये भी दिख रहा है। तो हमेशा देखना ऊपर में एक 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 रहता है और नीचे में बाकी अक्षर रहते हैं। पहला चीज याद रखने का, मैंने बोला दर्पण वाला हमेशा प्लस रहता है, लेंस वाला हमेशा माइनस रहता है सूत्र में, तो माइनस वाला तो हो नहीं सकता। अब इसमें मैंने बोला ऊपर में सब में एक होना चाहिए, इसमें तो नहीं है, यहां पर भी नहीं, यहां पर एक है और यहां पर प्लस भी है, तो ये आपका दर्पण सूत्र हो जाएगा। कौन सा, 1/v + 1/u + = 1/f। f क्या है, फोकस दूरी, u क्या दिखाता है, वस्तु की दूरी को, और v क्या दिखाता है, प्रतिबिंब की दूरी को, दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी को। तो इसका आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ते जाएंगे, सीरीज आगे बढ़ती जाएगी, हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। रोटा मापी एक उपकरण है जिसका उपयोग खालिस्तान माप के लिए किया जाता है। अब देखो रोटा मापी, अगर कोई साइंस वाला स्टूडेंट भी होगा ना तो रोटा मापी उसने नहीं सुना होगा जब तक उसने एकदम बेसिकली नहीं पढ़ा है, एकदम केमिस्ट्री ही 12th में केमिस्ट्री पढ़ा नहीं है या फिजिक्स नहीं पढ़ा है, तब तक वो नहीं समझ पाएगा फिजिक्स में जनरली। तो रोटा मापी क्या है, तो वेंचुरी मीटर किसी न किसी टाइम में आप लोगों ने सुना होगा। वेंचुरी मीटर, ये वेंचुरी मीटर के अंदर ही लगने वाला एक उपकरण होता है। अब वेंचुरी मीटर अगर किसी को पता होगा तो वेंचुरी मीटर का काम है क्या, द्रव के प्रवाह को, एक बंद नली के अंदर से द्रव के प्रवाह को दर को ज्ञात करता है कि कितना प्रति मिनट प्रति सेकंड कितना द्रव निकल रहा है वहां से। तो बंद ट्यूब में द्रव का आयतनी प्रवाह दर ज्ञात करने का ये उपकरण होता है रोटा मापी। कहाँ लगा होता है, वेंचुरी मीटर में। बेसिकली वेंचुरी मीटर से पूछा जाता है, लेकिन उसके अंदर के एक उपकरण का नाम देकर आपको पूछा गया। तो इस लेवल के क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, इसलिए ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर एक ऑप्शन और देखो, द्रव प्रवाह दर, ये भी आंसर हो सकता था, ये भी आंसर हो सकता था जब ये ऑप्शन नहीं होता। तो ये ऑप्शन नहीं होता तो क्यों सर, ये क्यों होता, इसलिए होता क्योंकि द्रव प्रवाह की दर को ही बताता है। लेकिन इसमें पूरा पूरा बता दिया क्या है, बंद ट्यूब के में, बंद ट्यूब में क्यों, अब द्रव तो हर जगह प्रवाहित हो रही ना, द्रव तो नदियों में भी प्रवाह हो रहा है, नालों में भी प्रवाह हो रहा है, ठीक है। तो उन चीजों पर नहीं, जो बंद ट्यूब की लेंथ मोटाई जो भी होगी वहां से जितना प्रवाह हो रहा है उसको बताता है। तो इस बात का ध्यान रखना। तो ये भी आंसर हो सकता था जब ये ऑप्शन ना होता तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। अब जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सभी से आग्रह है मेरा कि एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि लेक्चर आप लोगों को किस तरीके से लग रहा है और किस प्रकार के लेक्चर लाने चाहिए। जैसे कि आप लोगों में से बहुत लोगों का डिमांड था कि सर चैप्टर वाइज लाइए, तो आगे कुछ दिनों में हम उस पर काम कर रहे हैं। हम चैप्टर वाइज भी आप लोगों के लिए MCQ लेकर आएंगे सभी सब्जेक्ट के, ठीक है। तो और भी कमेंट करके बताइएगा, दोस्तों के शेयर कर दीजिएगा अगर अच्छा लग रहा होगा आपको सेशन तो। फिर देखते हैं, एक लेंस की शक्ति मुख्य रूप से खालिस्तान पर निर्भर करती है। तो लेंस की शक्ति, लेंस क्या होता है, आंखों में लगाते ना चश्मे में लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस जो भी है, तो बाइफोकल लेंस। तो उस लेंस की शक्ति मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है, तो दो चीजों पर करती है, एक तो वक्रता पर करती है और दूसरा फोकस लंबाई पर करती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, लेंस की चौड़ाई, आकार, ऊंचाई, वक्रता, तो वक्रता पर करती है। यहाँ पर ऊंचाई, आकार और चौड़ाई दी है, कहीं पर भी फोकस की बात नहीं गई। अगर फोकस की बात करती तो फोकस भी आंसर होता आपका। तो लेंस की वक्रता प्लस फोकल लेंथ आपको याद रखना है, ठीक है, फोकल लेंथ। अब यहाँ पर शक्ति पावर पूछा था, पावर का यूनिट क्या है, लेंस की पावर की यूनिट क्या है, कमेंट करके बताइएगा। इससे पहले जब भी मैंने क्वेश्चंस कराए तो किसी ना किसी वीडियो में इसके बारे में आप लोगों से जिक्र किया हुआ है, तो एक बार जरूर बताइएगा। अगर नहीं पता तो सर्च करके कहीं नोट्स में ढूंढकर, बुक में ढूंढकर बताइएगा, उससे आपको याद रहेगा कि क्योंकि उस क्वेश्चन के पीछे आपने मेहनत किया हुआ है। तो उसकी लेंस की पावर की यूनिट क्या होती है, इकाई क्या होती है, क्वेश्चन में बताइएगा, मतलब कमेंट करके बताइएगा। अब MRI कराते हैं ना, कुछ लोग बीमार हो जाते हैं तो पूरा ट्रीटमेंट कराने से पहले किसी बीमारी का पता नहीं चल पा रहा है तो उसके लिए MRI कराया जाता है। तो MRI स्कैनर पर निम्नलिखित में से कौन सा बल लागू होता है, कौन सा बल लगता है, तो सामान्य बल, चुंबकीय बल, अनुप्रयुक्त बल, ये ऑप्शन डी कहाँ दिया है पता नहीं, दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो ये चुंबकीय बल लगता है, इसको आपको ध्यान में रखना। कौन सा बल लगता है, चुंबकीय बल।
क्यों? क्योंकि भाई स्कैन कर रहे हैं, स्कैन कर मतलब इलेक्ट्रॉनिक चीज है, इलेक्ट्रॉनिक चीज में कहीं पर भी बल की बात आती है तो मुख्यतः वो चुंबकीय बल ही होता है, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो एमआरआई स्कैनर पर कौन सा बल लागू होता है? तो चुंबकीय बल। चुंबकीय बल क्या होता है? अभी मैंने पढ़ाया था, एक धारा तार के अंदर बह रहा है, इसके चारों ओर क्या चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा, इसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई चीज रखते हैं तो ये जितने बल का अनुभव करता है वही चुंबकीय बल है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र में अगर रख रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र के अंदर वो यूनिट इकाई जितने बल का अनुभव कर रहे हो क्या विद्युत बल हो जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबकीय बल, विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल। कॉमन चीजें यार, नॉर्मल चीजें आप सीखते चलिए, याद होता जाएगा। साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है? तो ऊर्जा रूपांतरण पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ये व्यापम का अच्छा क्वेश्चन एक तरीका है पूछने का जो कि देखा गया है, तो इसको ध्यान में रखना आप लोग। तो ऊर्जा किस रूप में रूपांतरित होती है, इस पर बेस्ड मैंने पहले के लेक्चर्स में भी कराया हुआ है। स्थितिज ऊर्जा पेशी ऊर्जा में रूपांतरित होती है, रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है, रासायनिक ऊर्जा पेशी ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो भाई हम लोग यंत्र तो है नहीं, यंत्र तो है नहीं, तो यांत्रिक ऊर्जा क्या बोलना चाहिए कि गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएगी, तो ऑप्शन तो ये गलत हो गया, ठीक है। मैंने बोला क्या हम लोग क्या है, यंत्र तो है नहीं, तो रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में होगा ही नहीं, यांत्रिक वाला जो आएगा। बचा क्या हमारे अंदर, क्या हो सकती है? पेशी ऊर्जा। तो दो जगह आपको दिख रहा है पेशी ऊर्जा, पेशी ऊर्जा। तो आप स्थितिज ऊर्जा में रहता क्या? अगर आप साइकिल चला रहे हो तो आप स्थिति के कंडीशन में तो नहीं रहो, आप तो मोशन में हो, गतिज में हो, गति में हो, तो स्थिति वाला तो नहीं आएगा। तो आपका जो रासायनिक ऊर्जा रहता है, रासायनिक ऊर्जा कैसे रहेगा सर? हम ह्यूमन है हमारे अंदर, तो आपने जो भी खाना वाना खाया है ना, केमिकल्स के फॉर्म में ही तो वो बनते हैं। जैसे कि फल है, फल के अंदर कुछ कुछ अम्ल होते हैं, क्या है? केमिकल्स है, हेल्दी केमिकल्स है, वो आपके अंदर डाइजेस्ट होता है, केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही डाइजेस्ट होता है, एंजाइम ही पचाता है, बायो पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो वो रासायनिक ऊर्जा क्या है? पेशी ऊर्जा। हमारे शरीर में पेशियों से बना है, मसल्स, तो उनमें कन्वर्ट होता है, और वो फिर गतिज ऊर्जा में। क्यों? क्योंकि हम जब साइकिल चलाते हैं तो हमारे पैर के मसल्स तो काम कर रहे हैं, तो फिर वो कन्वर्ट होता है। तो आपका सही आंसर क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा पहले पेशी ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है, तो इसका आपको ध्यान में रखना है। फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या बोला गया? प्रेशर कुकर में खाना पकाने की गति तेज होती है क्योंकि वाष्प के दबाव में वृद्धि से। वाष्प के दबाव में वृद्धि से आगे आपको पढ़ाना है, विशिष्ट में बढ़ जाती है, कम हो जाती है, क्वथनांक कम हो जाता है, बढ़ जाता है। किससे? वाष्प के दबाव में वृद्धि होने से। तो ये क्वेश्चंस पहले भी किए हुए हैं हम लोगों ने। सेम क्वेश्चन अगर आपको प्रेशर कुकर के अलावा पूछा जाए, ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, तो वो वाला आप लोग आंसर कमेंट में कीजिएगा। अगर ऊंचाई पर हम चले जाते हैं तो खाना जल्दी पकेगा प्रेशर कुकर के अंदर या देरी से पकेगा, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब इसका आंसर मैं बता देता हूँ। प्रेशर कुकर में खाना पकाने की गति तेज होती है। क्यों तेज होती है? आपने देखना, चावल आपने कभी बनाया है तो चावल को आप देखना, अगर आप कुकर में बनाएंगे तो जल्दी पकता है, लेकिन आप पसाने वाला, छत्तीसगढ़ी में पसाने ही बोलते हैं ना, जो कि उबाल कर बनाते हैं, तो उसमें आपको टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है? वाष्प के दबाव में वृद्धि होती है। वाष्प मतलब जो पानी है अंदर जो उबल रहा है, उसमें क्या दबाव में वृद्धि, क्योंकि वो बाहर निकल नहीं पा रहा है। बाहर निकल नहीं पा रहा है तो वृद्धि होने से क्या होता है? उसका क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। क्वथनांक बढ़ कैसे जाता है सर? अब एक बात बताइए, नॉर्मल सी चीज़ है, जैसे चावल को उठा लेते हो, चावल ही है, चावल के अंदर अगर मैं उसमें दबाव डालते जा रहा हूँ, दबाव डालते जा रहा हूँ, दबाव डालते जा रहा हूँ, ठीक है, तो एक टाइम के बाद क्या होगा? उसके आंतरिक अंदर तक, अंदरी भाग तक, अंदरूनी भाग तक क्या होगा कि उसमें प्रेशर बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है, प्रेशर बढ़ते जाएगा। नॉर्मल वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पक सकता था, पक सकता था, लेकिन अब मैंने क्या किया? ऊर्जा को प्रसारित होने ही नहीं दिया। अब दबाव में वृद्धि कर दिया। दबाव में वृद्धि करने से क्या हो गया कि वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पकने वाला था वो दबाव बढ़ते ही गया, बढ़ते ही गया, बढ़ते गया, और उसका क्वथनांक बढ़ गया। क्वथनांक बढ़ने से अब वो 100 में जो होने वाला था वो कितने में होगा? 105 में होगा। 105 में होगा तो यहाँ पर क्या वृद्धि हुई? 5 डिग्री उसके क्वथनांक में वृद्धि हुई ना। अब यही वृद्धि क्या है? ये वृद्धि क्या है? उसको जल्दी पका देगा। क्यों जल्दी पका देगा? क्योंकि अब उसको 100 की जगह क्या चाहिए? 105 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, और ज़्यादा जब टेम्परेचर आप दोगे तो कोई भी चीज़ जल्दी जलेगा, इसलिए जल्दी वो पक जाता है। इतना आपको ध्यान में रखना है। समझ में नहीं आया होगा तो नॉर्मल याद रख लेना कि पकाने की गति तेज क्यों हो जाती है? क्योंकि क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक क्या होता है? नॉर्मल कंडीशन में किसी भी चीज़ के उबलने की जो कंडीशन होती है, उबलने की जो वैल्यू होती है कि हाँ ये इतने में उबलेगा, ये इतने में उबलेगा, अलग अलग विलियन का अलग अलग होता है। पानी का क्या है? 100 डिग्री है, एल्कोहल का 40 है, ये 36 है, पेट्रोल का और उससे कम है। इसलिए देखना जैसे ही बाहर निकलता है वाष्पित हो जाता है,
पेट्रोल पंप में देखिएगा, अगर टंकी के बाहर थोड़ी से अगर वो छींटे पड़ गए पेट्रोल के तो तुरंत वाष्पित हो जाता है, उसका और कम है। तो उस प्रकार की जो चीज़ें रहती है, क्या होता है, क्वथनांक होता है वाष्प में बदलने की कंडीशन। तो वो जब बढ़ेगा तो कोई भी चीज़ क्या हो, जल्दी पक जाएगा, पानी के एग्जाम्पल से, ठीक है। तो इसलिए दबाव में वृद्धि करने से क्वथनांक बढ़ जाता है। तो क्वथनांक क्या था, किसी भी चीज़ के उबलने की कंडीशन या एक यूनिट क्वथनांक कहलाती, सरल शब्दों में समझने के लिए। अब वो दबाव बढ़ने से वो बढ़ जाता है, ये रिलेशन है, इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस क्लास में हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। इसके पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी तो मैंने बता दिया शुरू में, हमारे ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा, वहाँ पर बहुत ही कम प्राइस पर 30 रुपीज़ पर यहाँ से जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव सीरीज हम लोग कराएंगे, लगभग 60 ऑब्जेक्टिव सीरीज हो सकते हैं, लगभग 60, ठीक है। ये आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। तो उन सभी के आपको क्या पीडीएफ हमारे ऐप पर आपको मिल जाएगा। 30 रुपीज़ पे करने से आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। अगर किसी को नहीं चाहिए तो उसके लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर कोई अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर वे में पढ़ना चाहता है तो उसके लिए ये अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतने रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं और भी अच्छी तरीके के वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।